हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी की बात अगर हम करें तो शेरशाह सूरी के जो फादर का नाम था वो था हसन खान, जो कि हसन खान जो था वो बजवाड़ा साइड का रहने वाला था। वैसे तो ये अफ़गानिस्तान से थे, पर फिर ये इधर आए जब ये बजवाड़ा में रहने लगे। फिर ये बजवाड़ा से इन्होंने शिफ्ट किया और बिहार आए ये। तो हसन खान को सिकंदर लोदी के टाइम में सिकंदर लोदी ने जो है अपनी एक जागीर जो है वो दे दी थी, ताकि मतलब उसका जागीर की अपनी की देख रेख करे वो। और इनका जो जन्म है शेरशाह सूरी का वो होता है 1472 में बजवाड़ा में ही। और इनके जो ग्रैंडफादर थे इब्राहिम खान सूर, उसने इसके फादर के साथ हसन खान सूर के साथ इन्होंने अकम्पनी की थी। अफ़गानिस्तान से ये लोग यहाँ आए थे इंडिया में। फिर ये जो हसन खान है इनके फादर, वो जो है वो बिहार आए बजवाड़ा से। और उनकी मतलब हसन खान की 4 वाइफ्स थी। तो जो फर्स्ट वाइफ थी उनके बेटे थे ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो रियल नेम था वो फरीद खां था। जो इनका नाम है ये शेर खान, ये बाद में पड़ा जब बहार खान लोहानी के सर्विस में ये गए और इन्होंने बहार खान लोहानी के जो सन थे उनकी प्रोटेक्शन करी फ्रॉम शेर, यानी कि लॉयन से। तब से इनका नाम बहार खान लोहानी ने इनका जो नेम है वो रख दिया शेरशाह सूरी, मतलब इनका नाम पड़ गया। सूरी इनकी मतलब एक कह रहे हैं कि भाई सूरी आप कह लो डायनेस्टी के थे ये, तो इसलिए इनका नाम सूर और मतलब सूरी वगैरह इन्हें बोला जाता था। फिर ये बाबर की सर्विस में भी गए। जब इन्हें लगा कि भाई ये 1526 टू 30 में बाबर की रीन जो है वो बढ़ रही है, तो ये बाबर की सर्विस में भी गए। लेकिन वहाँ से इन्होंने जो है थोड़े टाइम में ही हट गई है। और फिर ये वापस से अपने बिहार बंगाल वाली साइड चले गए और वहीं पे जो है लोहानी के वहाँ ड्यूटी करने लगे। और लोहानी के ये इतने नज़दीक आ गए थे कि लोहानी के जो और जनरल्स वगैरह थे उन्होंने लोहानी के मतलब जो है कहा कि ये करप्शन कर रहे हैं। और तो लोहानी ने इन्हें एक बार निकाल भी दिया था। लेकिन जब इन्हें निकाल दिया गया तब ये बाबर की सर्विस में चले गए। लेकिन फिर जब लोहानी को भी लगा कि शेर शाह सूरी जो हैं वो ही सही थे और उनके बिना एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा चल नहीं रहा, तो जब ये बाबर के से छूटे सर्विस से और आने लगे तो इन्होंने को फिर से ले लिया गया सर्विस में। फिर अगर बात करें 1529 में, तो इन्होंने 1529 के आसपास इन्होंने जो है उनकी वाइफ के साथ इन्होंने शादी कर ली, और क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी बहार खान लोहानी की उस टाइम। और जलाल खां और इनके बीच में जो है वो जेलेसी रहती थी हमेशा से। और 1529-30 में ही मुग़लों का जो है लोदी महमूद लोदी जो है उन्होंने अटैक किया था। लोदी महमूद लोदी आप कह लो, मुग़लों के तो थे नहीं, वो तो खैर लोदी डायनेस्टी के थे। तो उन्होंने जब अटैक किया तो ये काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे उस अटैक से और उनकी सबॉर्डिनेशन भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन इन्हें करनी पड़ी थी। और जलाल खां और ये दोनों ही उन्होंने सबॉर्डिनेशन जो है एक्सेप्ट करी। फिर क्योंकि इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी तो इन्होंने जब वो चले गए और महमूद लोदी की डेथ हो गई, तो इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा करके चुनार में अटैक किया। और चुनार अटैक में जो है उस रीजन को कैप्चर कर लिया। और जो है उसके 1530 में वो जो रानी थी उसके साथ इनकी मैरिज हो गई।
फिर बात करें सूरजगढ़ में, तो जलाल खां और इनके बीच में लड़ाई हुई उसमें, और जलाल खां को इन्होंने हराया, डिफीट दी, और ख़ुद जो है उस बैटल में जीते ये। फिर अगर बात करें हम बैटल ऑफ की कितनी बैटलें इन्होंने लड़ी, तो इन्होंने काफ़ी बैटलें लड़ी अपने जीवन में, और 1536 में इन्होंने बंगाल की ऑक्यूपेशन करी। फिर इन्होंने हुमायूं के साथ इनका क्लैश था, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी, तो उनके साथ इन्होंने बैटल ऑफ चौसा करी, उसमें ये थोड़े से डिफीट हुए थे। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने बैटल ऑफ कन्नौज में जो है उसमें इन्होंने बुरी तरह हरा दिया था, क्या बोलते हैं आपके, हुमायूं को, और उसे मजबूर कर दिया था कि वो यहाँ से इंडिया से चला जाए। इतना मतलब उन्होंने अटैक वगैरह किया उन पे। फिर इन्होंने मालवा में कंक्वेस्ट करी 1542 में, जो कि मल्लू खां जो वहाँ का रूलर था मालवा का, उसने कादिर शाह जो है वो टाइटल अडॉप्ट किया था, और शेर खां की मतलब ऑक्यूपेशन को वो स्वीकार नहीं कर रहा था, सबॉर्डिनेशन को वो स्वीकार नहीं कर रहा था, तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई करी। फिर इन्होंने 1543 में राइजिन की जो है बैटल लड़ी, उसमें ये इनकी बैटल जो है वो लैंडमार्क मानी जाती है। पूर्णमल जो थे चौहान थे, उनके साथ इनकी यहाँ पर लड़ाई हुई थी। फिर बात करें हम मारवाड़ की, तो इन्होंने मारवाड़ में भी अटैक करने का सोचा था 1544 में, और मालदेव राजपूत था वहाँ का, उनके साथ इन्होंने बैटल करी और उसे अपनी जो है सबॉर्डिनेशन स्वीकारने को कहा। फिर अगर बात करें, इन्होंने मेवाड़ में लड़ाई करी उदय सिंह के साथ 1544 में। ये वही हैं उदय सिंह, महाराणा प्रताप के फादर। तो उन्होंने भी कोई रेजिस्टेंस जो है वो मतलब थोड़ी सी शो करी, लेकिन फिर जो है इनका जो है वो शेषासुरी ने वो फोर्ट पे जो है मेवाड़ के पे, जोधपुर के पे जो है अटैक किया, और मतलब फोर्ट जो है वो कब अपने लिए नाम कर लिया। तो इन्होंने वो फोर्ट ले लिया, तो इनकी जो है रीच वो 4 मेजर पोर्ट्स तक पहुंची, जैसे कि चित्तौड़ का, अजमेर का, जोधपुर का और माउंट आबू का। तो इन्होंने जो रिमेनिंग टेरिटरीज़ हैं वो डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं करी, लेकिन थोड़ी सी मतलब रेजिस्टेंस शो करी, और राजपूत को अलाउ किया कि भाई तुम रूल करो, टू रिटेन द कंट्रोल इन देम। लेकिन ये है कि भाई सबॉर्डिनेशन जो है वो राजपूतों को कहा कि मेरी मानो, और राजपूत जो है उन्होंने मानी भी। तो फिर हम देखते हैं बाद में, जब ये महाराणा प्रताप और उदय सिंह जो है, जब इनकी थोड़ी शेषासुरी की डेथ हो जाती है, तब ये वापस से ऑक्यूपाई करते हैं जोधपुर का फोर्ट, और अफ़गान्स को हटाते हैं वहाँ से, और मेवाड़ को पूरा कंट्रोल करते हैं, जब तक कि अकबर जो है वो नहीं आ जाता। और अकबर फिर बाद में आकर के, कल हम बात करेंगे अकबर की, कि कल वो जैसे कि आ जाता है जब सीन में, तो वो जो है चित्तौड़ पे अटैक करता है और चित्तौड़ को सीज कर लेता है। फिर चित्तौड़ के अटैक के बाद फिर वो आगे कोशिश करता है जीतने की, और जो है चित्तौड़ का नाम भी अलग रख देता है वो, लेकिन जो है ड्यू टू महाराणा प्रताप वो और आगे तक नहीं बढ़ पाता, और जब वो चित्तौड़ का जीत लेता है और फिर दूसरे एक्सपीडिशंस में चला जाता है, तो धीरे धीरे महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ को फिर से यूनाइट कर लेते हैं और खुद के अंडर कंट्रोल में ही ले आते हैं। तो फिर बात करें अगर इनकी शेषासुरी की, तो इन्होंने सिंध में लड़ाई करी 1543 में, वहाँ पे और जनरल्स के साथ, जैसे कि गवर्नर ऑफ पंजाब के साथ हैबत खान नैजी, उन्होंने कंट्रोल कर रखा था मुल्तान सिंध, तो उनके साथ जो है वो लड़ाई करी। फिर खलिंजर में जो इनके लास्ट
क्या बोलते हैं आपका कन्क्वेस्ट जो है इनका, वो था राजा ऑफ कलिंजर से, जो कि मतलब बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश साइड का, उस एरिया में इन्होंने जो है अपनी लास्ट बैटल लड़ी। हालांकि ये उस बैटल में मतलब जो है इंजर्ड हो गए थे और फिर इनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने फोर्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इनका जो एक्सटेंट की बात करें एम्पायर की, तो इनका जो एक्सटेंट है वो है रोहतास में इन द नॉर्थ वेस्ट टू सोनार गांव इन द ईस्ट, पंजाब इन द नॉर्थ, विंध्याचल साउथ तक के में। इनके एम्पायर में गुजरात फॉल नहीं करता था। और द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कलिंजर, राजपुताना ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। फिर ये अपने जो है कंक्वेस्ट की वजह से नहीं जाने जाते थे, मेनली ये जाने जाते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि ये सुबह 4 बजे उठ जाते थे और रात को 9-10 बजे तक काम करते थे और सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी खुद देखते थे। ये इसमें बिलीव करते थे कि खुद जो है वो करो। हालांकि और इनकी एज जो है वो भी एक फैक्टर था, क्योंकि 1474 में इनका जन्म हुआ था, 1472-74 में, और 1540 में इन्होंने जो है ऑक्यूपाई किया था और 5 ईयर्स इंडिया रूल कर पाए, लेकिन मतलब 70+ के लगभग हो गए थे ये। पर तब भी ये सुबह 4 बजे उठते थे और 10 बजे तक सोते थे रात को। इतना इनमें करेज थी, स्किल थी, जज्बा था, ज़ील थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की। फिर बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे ऊपर तो यही थे सुल्तान। इनका जो क्या बोलें आपको, जस्टिस जो था इनका वो बहुत ही टॉप पे था, मतलब ये जस्टिस लविंग थे और इनको फेयर माना जाता है कि भाई ये जो जस्टिस देते थे बहुत ही फेयर देते थे सारे किंग्स में, मतलब जो है चाहे मुग़ल पीरियड हो चाहे दिल्ली सल्तनत पीरियड हो, शेरशाह सूरी का जो जस्टिस है वो सबसे ऊपर माना जाता है। और इन्होंने फिर अपने मतलब डिवीजन्स भी किए काफ़ी मिनिस्टर्स में, जैसे कि दीवान वजारत इन्होंने बनाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इस टाइम की आज के टाइम की है उसको मतलब वो देखते थे वो वर्क। दीवान अर्ज़ जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री थी। फिर दीवान रसालत जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री थी इनके टाइम पीरियड की। फिर दीवान इंशा जो है वो होम मिनिस्ट्री थी। फिर दीवान काज़ा जो है वो मतलब चीफ़ काजी जो मतलब उस टाइम के थे वो थे। फिर दीवान बारिद जो है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था इनका, एस्पियोनेज सिस्टम की भाई एक तो ये देखने के लिए कि एम्पायर में क्या चल रहा है, एक ये देखने के लिए कि भाई इंटरनली क्या चल रहा है, नोबल्स जो हैं वो क्या स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, उनके बारे में नज़र रखने के लिए एस्पियोनेज सिस्टम, स्पाई सिस्टम इन्होंने जो है वो बनाया था, इंटेलिजेंस सिस्टम, और इनका वो इंटेलिजेंस सिस्टम भी लाजवाब था। फिर बात करें अगर प्रोविंशियल में, तो प्रोविंशियल में भी ऐसे ही थे इनके शिकदार जो थे वो मिलिट्री ऑफिशियल थे, चीफ शिकदार। चीफ मुंसिफ जो थे वो सिविल अफेयर्स के मिनिस्टर थे। फिर परगना डिस्ट्रिक्ट बना रखी थी। तो मतलब इन्होंने डिवीजन्स जो है वो बहुत अच्छी तरह कर रखी थी कि जैसे आज के टाइम का होता है ना, सेंटर में जैसे कि है दिल्ली, फिर सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात के मतलब गांधीनगर वगैरह साइड, फिर उसके बाद भी और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा, फिर हरियाणा में कैपिटल चंडीगढ़, चंडीगढ़ में फिर आगे जो है डिवीजन्स करें परगना एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि यानी कि तहसील या डिस्ट्रिक्ट। परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए होते थे, शिकदार होते थे, मुंसिफ होते थे। फिर इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि तहसील और विलेज लेवल की, उनके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखे हुए थे, उसमें आगे थे, उसमें और लोग रखे हुए थे इन्होंने, जैसे मुकदम हो गया, वो जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। तो ऐसे काफ़ी ऑफिशियल्स रखे हुए थे इन्होंने जो कि हर लेवल पे देखें। और विलेज के ऑफिशियल पे पटवारी वगैरह जो है वो देखते थे, चेक करते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पंचायत सिस्टम इन्होंने मतलब जो है वो देखते थे कि भाई कैसा रूल चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इनका ज़बरदस्त था,
इन्होंने जो है मेजरमेंट ऑफ लैंड किया सबसे पहले, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड किया कि भाई कैसा है लैंड, कैसा नहीं है, कि भाई इसको फर्टाइल लैंड में डालो, इसको बंजर लैंड में डालो, इसको थोड़ा मीडियम लेवल पे डालो। फिर फिक्सेशन किया लैंड रेवेन्यू का कि इतना फिक्स होना चाहिए लैंड रेवेन्यू। फिर पट्टा एंड कबूलियत जो है वो किया कि भाई ये लैंड तेरा है, तू कबूल करता है कि नहीं करता, ये तेरा है। क्योंकि डिवीजन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी उस टाइम करनी, क्योंकि जो है लार्ज फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए जो है डिवीजन्स करनी लैंड की बहुत मुश्किल थी। तो इसलिए पट्टा एंड कबूलियत जो है वो सिस्टम लाया गया। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो लिए गए मोड्स, जैसे कि उनमें से एक है बटाई मतलब जो कि फसल उगने से पहले जो कि भाई ये प्राइस होएगा आपकी फसल का, वो बात करते हैं, तो वो बटाई हो गया। कंकुत जो है वो उस टाइम में जो है लैंड की असेसमेंट करते हैं जब पीजेंट मतलब अपनी वो कर रहे होते हैं तब। और सब्ती जो है वो जब हो जाती है लैंड, उसके बाद बात करते हैं कि भाई 3-4 ईयर्स के लिए वो फिक्स कर लेते हैं लैंड का रेवेन्यू इतना होएगा मतलब। फिर बात करें अगर हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ की पीजेंट्री के लिए इन्होंने कि भाई इनके लिए भी लोग अपने ऑफिशियल्स को कहा गया कि भाई पीजेंट्री के लिए काइंड रहो, वेलफेयर वर्क करो पीजेंट्री के लिए। और सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई ब्राइब ब्रूब लेता था तो इनसे। और फेमाइन में है जो इनके जो है टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर दिए जाते थे। अगर क्रॉप डैमेज हो जाती थी तो फिर मिलिट्री वो क्रॉप डैमेज हो जाती तो फिर असिस्टेंस दी जाती, सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती थी। तो ये सारे हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इनके, मतलब अदर सोर्सेज ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू के अलावा क्या थे कि ये जो है टैक्सेस लगाते थे ट्रेडर्स पर। फिर प्लंडरिंग जो वगैरह ये करते थे, जैसे कि कॉन्क्वेस्ट वगैरह में जो भी प्लंडर वगैरह किया इन्होंने, उससे जो रेवेन्यू आया, या फिर फ़ाइन जो इम्पोज करते थे ये, उनसे जो रेवेन्यू आया। तो ये सब चीज़ों से जो इनका जो है रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था। फिर अगर हम इनके बात करें जुडिशल सिस्टम की, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो है बहुत ही अच्छा जुडिशल सिस्टम था, हर लेवल पे था, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल, हर लेवल पे था इनका जुडिशल सिस्टम। फिर मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो वो भी इनका बहुत अच्छा था। क्या मतलब डिविजन्स थी वो तो हर एक में होती हैं। खैर डिसिप्लिन आर्मी मतलब इन्होंने जो है वो अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी का जो मॉडल है मिलिट्री आर्मी का, वो इन्होंने लिया। जैसे कि उनका था ना कि हुलिया बताओ देख के कि भाई ये मेरी आर्मी का है, और बैच लगा दिया जाता था कि भाई हाँ ये शेरशाह सूरी की आर्मी का ही है। तो ऐसे करके इन्होंने भी वो अपनाया। और कैवलरी मैन होते थे, इन्फेंट्री होती थी, एलिफेंट्स वगैरह जो है उसके महावत होते थे, जो वो होते थे इनकी आर्मी में। तो ऐसे करके सूबेदार जो है वो इनका मतलब जो है जनरल होता था आर्मी का जो। तो ऐसे करके इन्होंने जो है मिलिट्री सिस्टम भी अपना बढ़िया किया था। फिर इन्होंने रिफॉर्म्स भी काफ़ी किए थे, जैसे कि करेंसी में रिफॉर्म किया था एक तो इन्होंने। तो मिक्स्ड मेटल्स में मतलब इन्होंने जो है वो कॉइन्स अपने मिंट किए थे। लोअर डिनोमिनेशंस में नहीं होती थे इनके कॉइन्स, और फिक्स रेशियो नहीं था कॉइन्स का कि भाई इस रेशियो में ही मिंट किए जाएं कॉइन्स, जो भी साहब उसमें ही कर लेते थे। दाम एंड रुपी का जो है रेशो वो 64:1 रखा था इन्होंने। 64 मतलब था तो उसको 1 पे ले आए थे, 64:1 ले आए थे। तो वेट ऑफ कॉइन जो है वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया था। सिल्वर कॉइन का जो है वो वेट मतलब 180 ग्राइन्स हो, और 20 mint houses were established for the mintage of coins. The currency system of Shershah Suri was so successful that the Mughal adopted this system. तो
और इवन ब्रिटिशर्स ने भी अडॉप्ट किया था इनका सिस्टम, ये करेंसी का। मुगल्स ने तो किया ही किया था, ब्रिटिशर्स ने भी इनका करेंसी का सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो मतलब इतना एफिशिएंट था इनका करेंसी का सिस्टम जो है शेरशाह सूरी का, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कमर्शियल रिफॉर्म्स जो है वो इनके जो हैं वो भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि इन्होंने ट्रेडर्स वगैरह के लिए जो है इंपोर्ट किए थे, जो गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे सोनार गांव से, ईस्ट से लेकर के रोहतासगढ़ इन द वेस्ट तक। तो इन्हें कहा जाता था कि भाई इन्हें को टैक्स तब लगाया जाए इन पे जब ये गुड्स जो हैं वो सेल कर दें अपने, तब इन पे टैक्स लगाया जाए, उससे पहले इन पे टैक्स ना लगाया जाए। तो यहाँ तक की छूट जो है वो दे रखी थी ट्रेडर्स को इन्होंने। तो ट्रेड जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया, जैसे कि हिंदू एजुकेशन सिस्टम के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए मकतब वगैरह और मदरसेस वगैरह जो हैं वो एस्टेब्लिश किए। फिर पोस्टल सिस्टम है उस पर इन्होंने काम किया, और इन्होंने रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करी। सबसे जो आज भी जो कहा जाता है कि रोड्स जो है जीटी रोड्स जिसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड्स, वो इन्हीं की देन है। तो इनके जो रोड्स की है डिवीजन्स वो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट रोड जो इन्होंने बनाई थी वो थी जीटी रोड की, तो उन्हें सरकार आज़म भी कहा जाता था उस रोड को। 1500 माइल्स की रोड थी, सोनार गांव इन द ईस्ट से लेकर के रोहतास इन द वेस्ट तक। फिर बात करें अगर हम, सेकंड रोड जो इन्होंने बनाई वो आगरा से जोधपुर तक की थी। थर्ड रोड जो इन्होंने बनाई वो लाहौर से बुरहानपुर तक की थी। फोर्थ रोड जो इन्होंने बनाई वो लाहौर को मुल्तान से कनेक्ट करती थी। तो ऐसे कर करके इन्होंने काफ़ी रोड्स बनाई। फिर इन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनाए, क्योंकि रोड्स वगैरह बनाएंगे तो लोगों को रुकेंगे भी, तो इसलिए सराइज काफ़ी बनाए, रेस्ट हाउसेस काफ़ी बनाए इन्होंने। फिर अगर लोग रुकेंगे तो लोगों को भूख भी लगेगी, तो उसके लिए इन्होंने लंगर सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया, लंगर लगाने लगे लोग। फिर अगर हम शेरशाह सूरी की बिल्डिंग्स की बात करें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें उस टाइम के, तो कैसा था, तो उन्होंने रोहतासगढ़ जो है वो बनाया था, झेलम के पास जो पड़ता है। पुराना किला जो है न्यू दिल्ली का वो इन्होंने बनाया था। फिर बात करें अगर, तो जो कनिंगम है राइटर हिस्टोरियन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो पुराना किला जो है वो ताजमहल तक जैसा है, तक का जैसा मतलब। और फिर रिलीजियस पॉलिसी की अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज़ को हाई पोस्ट दी जाती थी। सेपरेट अरेंजमेंट्स किए जाते थे फॉर हिंदू एंड मुस्लिम एग्जिस्टेड इन द सराइज, कि मुस्लिम्स के लिए अलग सराय, हिंदूज़ के लिए अलग सराय। और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है वो बोथ हिंदी और पर्शियन दोनों में मानी जाती थी, लिखी जाती थी। तो एज ए मैन अगर बात की जाए शेरशाह सूरी की, तो बहुत ही बोल्ड थे, डिटरमाइन थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, लर्न मैन थे, मतलब राइट लिख पढ़ी जानते थे, लिबरल थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे। और अगर इनके डिफेक्ट्स की बात जाए, कैरेक्टर में क्या डिफेक्ट था इनके में, तो ये चीट कर देते थे कभी भी किसी को भी। जैसे इन्होंने पहले लोहानी को मतलब चीट किया, तो कि उनकी वाइफ के साथ ही इन्होंने जो है मैरिज कर ली, और बाबर के साथ चीट किया, उनकी आर्मी से निकल गए और बंगाल में शिफ्ट हो गए। तो चीट इनके जो है कैरेक्टर में था। फिर अगर हम सोल्जर एज जनरल की बात करें, तो ब्रेव सोल्जर थे, एबल सक्सेसफुल कमांडर थे और एबल रूलर थे, पैटर्न ऑफ आर्ट और लिटरेचर में मानते थे, नेशन बिल्डर थे। शेरशाह सूरी जो है फोर रनर थे, आप ये कह सकते हैं, फॉर अकबर।
कि अकबर को वो ये बता दे गए थे कि भाई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो रूल करना चाहिए। तो अकबर ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सीखी और ऐसे ही इम्प्लीमेंट की जैसे ये किया करते थे। फिर इन्होंने कंसेप्ट ऑफ रूलर बताया कि रूलर का कंसेप्ट कैसा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द फील्ड ऑफ रिफॉर्म्स, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब जो है वो अकबर ने अपने जो है कैरेक्टर में ढाला और इम्प्लीमेंट किए वैसे ही पॉलिसीज़ जैसे कि इन्होंने की थी शेरशाह सूरी ने। कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की अकबर ने कंसेप्ट ऑफ ए रूलर जो है वो जैसा इनका था वैसा ही रखा खुद का। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो इन्होंने चेंजेस किए वैसे ही अकबर ने भी किए थे। और फिर रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए वैसे ही रिफॉर्म्स अकबर भी लेके आया था। फिर रिलीजियस टॉलरेंस दीन इलाही अकबर लेके आया था, यहाँ की रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अपना सके। हालांकि स्टार्टिंग में अकबर भी रिलीजियस इंटॉलरेंट था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसे समझ आया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस से कुछ नहीं होगा और वो नुकसान ही होगा उससे। फिर पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो इन्होंने करी वैसे ही अकबर भी अपने टाइम में करता है। तो कल हम बात करेंगे अकबर की। शेरशाह सूरी के लिए इतना ही, मतलब इन्हें कहा जाता है कि भाई जीटी रोड का फादर कहा जाता है इन्हें। तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में। फिर इनके जो सक्सेसर्स हुए वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो उनका फिर 1555 में तभी हुमायूं आता है और उन पे अटैक करता है और वापस जो है रूल करने लग जाता है, और क्योंकि और उन्हें हरा देता है, डिफीट कर देता है। लेकिन हुमायूं जो है वो ज़्यादा देर तक राजा नहीं बन पाता और उनकी डेथ हो जाती है। और वो हॉर्स से वो चला रहे थे या शायद स्टेयर्स पे से आ रहे थे तो गिर गए थे, उससे ऐसे करके उनकी डेथ हो जाती है। फिर अकबर को जो है वो किंग बना दिया जाता है। और अकबर जो है उस टाइम पे मात्र, आप बात करें अगर हम, तो 14 ईयर्स के थे जब वो किंग बने 1556 में। और कैसे अकबर को चैलेंजेस फेस करने पड़े वो सारी बातें हम कल बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करने के पड़े और कैसे चैलेंजेस से वो निकले और एक मुग़ल एम्पायर का जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। मुग़ल एम्पायर को मतलब उस टाइम के सबसे बड़े एम्पायरों में से एक जो है वो बना दिया। और कैसे वो अकबर जो है इतने बड़े रूलर बने, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।